हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो से हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का प्रीवियस ईयर पेपर। तो क्वेश्चंस को एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हर आपको जब भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालिसिस करने जाती हूँ तो उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्या रोल है, हमें क्यों प्रीवियस ईयर का पेपर का एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें ये ब्रीफ आइडिया हो जाना है कि कौन से चैप्टर्स में क्या टॉपिक से कैसे तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। बिकॉज देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो उसमें डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आप कोई प्रोफेशनल सीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीएमए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है, यूपीएससी में डिफरेंट हैं एंड यूजीसी नेट में डिफरेंट, तो हर एरियाज़ में डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो आप जब यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आपको, अब आप ना सीए हो, आप ना कोई लॉयर हो, आप ना कोई डॉक्टर हो, यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी। तो आपको सारी चीज़ें भूल करके अपने आप को एक ज़ीरो से स्टार्ट करना है फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन, राइट। तो प्रीवियस ईयर पेपर से आपने चेक करना है कि कैसे तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो हम आपकी मदद करेंगे इस एनालिसिस के साथ। हमने 10 ईयर्स के पेपर्स डिस्कस करना है एंड इन फ्यूचर्स में जो नए नए पेपर्स आपके जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठोगे हम उसको भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आपका सिलेबस क्या है। सेकेंड, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालिसिस करना है और उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सो आपको वो अप्लाई करना चाहिए। एंड द थर्ड इज़ आप प्रिपरेशन कंप्लीट करेंगे अपना फुल कोर्स का। एंड फोर्थ, विद सॉल्यूशन आपका प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस, लाइक कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो एंड देन यू रिफर विद योर प्रीवियस ईयर एनालिसिस। ठीक है, तो वो लास्ट स्टेज आपका होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का। हमने ऑलरेडी एचआरएम, टैक्स एंड कई पेपर्स का कवर किया है। आज हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस। तो 2011 से स्टार्ट करते हैं हम। 2011 में जो आपका कॉमर्स ऑप्शनल में ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है वो ऑप्शनल पेपर 2 है। 2 का पार्ट ए और पार्ट बी होता है। पार्ट ए में ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है और पार्ट बी में आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड आईआर है। ठीक है, सो पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 2A है ओटी का, 30 मार्क्स का क्वेश्चन है। और आप देखिए क्वेश्चन कैसा है। ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन में इन्वॉल्व स्ट्रैटेजिक डिसीजन बट इज़ प्रॉपरली व्यूड एज अ पाथ to effective strategy execution. Explain it and discuss the basic principles of organization design. तो ये आपको क्या दिख रहा है कि एक आपको नैरेटिव वर्ड दे दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन में इन्वॉल्व स्ट्रैटेजिक डिसीजन बट इज़ प्रॉपरली व्यूड एज अ पार्ट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये जो नैरेटिव वर्ड्स हैं कई बार किसी ऑथर्स की डिफिनीशन रख दी जाती है या किसी ऑथर्स की सेइंग्स वगैरह रख जाती है या कोई पर्टिकुलर टर्म, एक सेंटेंस दे दिया जाता है, उस सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है और आपको उसके बेसिस पे कोई स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन। ठीक है, तो इस केस में हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस केस में आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, यानी जो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। और उसके बाद आप इस जो सेंटेंस को तभी एक्सप्लेन करोगे जब आपने कई स्कॉलर्स या कई जो राइटर्स हैं उनकी डिफिनीशंस को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, उनको कैसे अप्लाई करते हैं, वो प्रैक्टिस की होगी। और उसके बाद आपने डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देना, लाइक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन। तो पहले क्वेश्चन क्या था, नैरेटिव क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2B में क्या है, ये भी 30 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन embarked on the task of compensating for some deficiency in classical doctrine. Explain it and discuss the silent features of modern concept of organization theory. देखिए, तो इस क्वेश्चन में भी क्या पूछा है, आपको ये सेंटेंस पूछ लिया गया है। ठीक है, आपके सामने ये सेंटेंस रख दिए गए हैं और उस बेसिस पे आपको बोला गया इन सेंटेंस को एक्सप्लेन करें और एक स्ट्रेट अवे क्वेश्चन उसके साथ एड ऑन कर दिया गया है, साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। दैट मीन्स आपको स्कॉलर्स और राइटर्स एंड ऑथर्स की डिफिनीशन को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, उन्हें कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड विद दैट प्रैक्टिस ओनली आप उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। और साइलेंट फीचर्स देने आपको ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2B। ये भी जो भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, डिटेल क्वेश्चन का पार्ट है। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 3A 2011 का, 30 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी होता है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से 4 के बीच में आपको कोई एक क्वेश्चन करना है
और ऑल्टरनेटिवली 5 क्वेश्चन नंबर कंपलसरी होता है, 6 to 8 के बीच में कोई एक क्वेश्चन, और दोनों ए और बी पार्ट में कोई एक और क्वेश्चन आप कंपलसरी सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स कि आपको कितना नॉलेज है। हम फुल फ्लेज क्वेश्चन पेपर को भी ईयर वाइज डिस्कस करेंगे विद द टाइम। ओके, तो क्वेश्चन 3A 30 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या पूछा? अथॉरिटी इज अ सीमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड अ थ्रेड दैट मेक्स इट पॉसिबल। इलूसिडेट इट एंड डिस्कस द रोल ऑफ पावर ऑफ नॉलेज। तो ये भी आपका क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, नरेटिव क्वेश्चन है कि एक आपको सेंटेंस दे दिया गया है, तो ये सारी चीज़ों में क्या आपको डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग काम आएगी? नहीं। इसमें आपको मदद किससे मिलेगी? इसमें आपको मिलेगी कि आपने ऑथर्स की डिफिनीशन को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं वो प्रैक्टिस की हो। ऑथर्स की डिफिनीशन को याद नहीं करना है, उनको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, उसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऐसे नैरेटिव क्वेश्चंस में। और देखिए एक आपका एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया सेंटेंस को, और दूसरा क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि डिस्कस द रोल ऑफ पावर। ठीक है, तो ऐड कर दिया। 30 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 15-15 इक्वल मार्क्स हम वेटेज दे देते हैं, उस हिसाब से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करते हैं उसको हम आंसर राइटिंग में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 2012 का पेपर डिस्कस करते हैं। 2012 में क्वेश्चन नंबर 1A यानी कंपलसरी क्वेश्चन का पार्ट आ जाता है। 1A में 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डोमिनेंट कोलिएशन इन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। यानी 12 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछ लिया है। एक की डोमिनेंट कोलिएशन क्या है वो समझाएं और उसका इम्पॉर्टेंस क्या है वो बताएं। तो भाई इंपॉर्टेंस तो आप तभी बता पाएंगे जब आपको सेंटेंस को एक्सप्लेन करना आता हो, उस सेंटेंस की मीनिंग बताओ। ठीक है, सो ये आप देख रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपने कई बार जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें कवर है, अदरवाइज हम विद टाइम टू टाइम कॉमर्स अचीवर के प्लेटफॉर्म पे ऐसे ये जो टर्म्स है ना उसकी एक प्रॉपर डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं। लाइक HRM की हमारी प्रोबेबली काफ़ी हद तक डिक्शनरी क्रिएटेड है और विद द टाइम हम और ऐड करते रह रहे हैं। ऐसे हर सब्जेक्ट में हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, तो आप वहाँ से टर्म्स को अपने प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपकी टर्म्स ऐसे जो क्वेश्चंस आ जाते हैं आप वहाँ पे भी बिल्कुल ना फंसें और बिल्कुल अच्छे से उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, सेकेंड जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1D, ये भी 12 मार्क्स का है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनल रेशियोज इन अ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, तो पर्सनल रेशियोज ऑन ब्यूरोक्रेटिक ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके इम्पॉर्टेंस को पूछा है, आपने 2 लाइन में उसको एक्सप्लेन कर दिया और इम्पॉर्टेंस को बताया कि उसका क्या इम्पॉर्टेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 1A इज अ कंपलसरी क्वेश्चन, 1D ऑल्सो कंपलसरी क्वेश्चन एंड 1E ऑल्सो कंपलसरी क्वेश्चन। क्या है? शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव फॉर एम्प्लॉय मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपको ये सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए, तो उसके लिए वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ डिक्शनरी। आपका जो कोर्स में तो जो कवर कराएंगे, बाकी एक्स्ट्रा हम डिक्शनरी में जो वर्ड्स विद टाइम टू टाइम हम ऐड कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमें ईमेल करते हैं, उनकी क्वेरी रह जाती है, तो हो सकता है हमें ये लगता है कि वो जो क्वेरी करें हो सकता है कल को ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो हर स्टूडेंट की क्वेरी को नहीं इंक्लूड करते, बट आफ्टर एनालिसिस जो क्वेरी हमें लगता है कि जिससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है हम उनको भी डिक्शनरी का पार्ट जो है बना देते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2A, 30 मार्क्स का क्वेश्चन है और ऑप्शनल क्वेश्चन का पार्ट है एक तरीके से। अ लार्ज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंटेंड टू डिज़ाइन अ नेटवर्क ऑफ सिटीजन सर्विस सेंटर with the objective of enhancing citizen satisfaction. Advise the commissioner with justification about how the following elements should be considered while designing the center. Boundary spanning roles, geographic dispersion, decision making, formalization and flexibility. यानी इन सब में आपको टर्म्स क्लियर होने चाहिए कि बाउंड्री स्पैनिंग रोल्स क्या होता है, जोग्राफिक डिस्पर्जन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो आप वैसे भी एक्सप्लेन कर लोगे, फॉर्मलाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी कर लोगे। तो आप देख रहे हैं ये भी एक नैरेटिव टाइप का क्वेश्चन है। एक आपका फैक्ट्स बेसिस में इन्होंने एक आपको क्या है केस दे दिया और केस बेसिस में आपको बोल दिया आंसर करो। तो आपने अभी तक देखा कोई न्यूज़ का रोल नहीं आया। क्लियर? ओके। 2B 30 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिस्कस हाउ अ कल्चर ऑफ सेफ्टी बी बिल्ट एंड सस्टेन्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विथ हैजार्डियस केमिकल्स। तो ये आपने अगर नॉर्मली कोई भी न्यूज़पेपर कवर कर रहे हो तो आपने कोई अगर न्यूज़ में कुछ मुद्दे उठे हो उसको दिमाग में रख के इसका पार्ट बना लो आंसर राइटिंग का और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। इसमें भी आपको कोई एज सच न्यूज़ की ज़रूरत नहीं है और आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यू कैन जस्ट राइट डाउन। इसके लिए आपको मैक्सिमम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ताकि आपको फ्लैक्सिबिलिटी आप मेंटेन कर सकें। Next the question is question number 3A, 30 marks question. Organization is not a single entity but a managed configuration of different parts.
Discuss the relevance of statement using the framework of organization structure proposed by Mintzberg. तो अब आपको ये एक तो नैरेटिव सेंटेंस तो दे दिया, एक डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस तो दे दिया, बट इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला मिन्सबर्ग की मदद से. तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में आपका जो है, जो डिफरेंट स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स ने थ्योरी दी हुई है, आपको उसको इंक्लूड करना है. तो मैंने ऑलरेडी क्लास में एक्सप्लेन किया है कि क्यों ज़रूरी होता है थ्योरीज़ को अंडरस्टैंड करना, क्या रोल होता है हमारे आंसर राइटिंग में, क्या रोल है आपका ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, और विद द टाइम इन बिटवीन क्लासेस मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे आपको लिंक करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3B, 30 मार्क्स का क्वेश्चन है. माइल्स एंड स्नो हैज़ क्लासिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इनटू 4 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रैटेजी ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन. What should be the features of corresponding organizational design? यानी 2 पार्ट का है. पहले पार्ट में तो आपसे माइल्स एंड स्नो की थ्योरी पूछ ली है, और दूसरे पार्ट में आपसे स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा है कि फीचर्स पूछ लिया ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन का. अब कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास एक क्वेरी लेकर आते हैं कि मैम थ्योरी याद नहीं रह जाती, या कुछ थ्योरी कवर्ड है, कुछ नहीं हो पाती है. तो मैं उनको कहती हूँ ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, बिकॉज देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है. ठीक है, फिर उसके बाद बैलेंस क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन पार्ट ए का कंपलसरी है और एक क्वेश्चन पार्ट बी का कंपलसरी है. एंड देन थर्ड जो क्वेश्चन है आप किसी भी एक ऑप्शन में से चूज़ करके उसको कर सकते हो. तो केवल थ्योरी पे आप समय बर्बाद करो वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, और पूरा छोड़ के जो वो भी मैं नहीं सजेस्ट करूँगी. तो आपको एक कैलकुलेटिव, एक स्मार्ट डिसीजन मेकिंग यहाँ पे अप्लाई करनी होगी. ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है आपका प्रीवियस ईयर पेपर को अंडरस्टैंड करना कि क्वेश्चन आ कैसे रहा और आपको क्या स्ट्रैटेजी मैप करनी है. मैं स्टूडेंट को कई बार रिफ़र करती हूँ कि इसको बीच बीच में अपने आप को ट्रैक करने के लिए भी रिफ़र करते रहो कि कहीं आप डायरेक्शन से हट तो नहीं गए. राइट, ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4A, 30 मार्क्स का क्वेश्चन है. द CEO ऑफ ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट शुड बी द स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रिकॉशंस दैट द CEO शुड कीप इन माइंड. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस का ही पार्ट है MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. तो आपको एक नैरेटिव फैक्ट दे दिया, ओके, नैरेटिव एक केस दे दिया आपको, और उस केस बेसिस पे आपके 2 क्वेश्चन बना दिए. एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेप पूछ लिया और दूसरा आपका प्रिकॉशंस पूछ लिया. ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4B, 30 मार्क्स का क्वेश्चन है. In the IT यानी information technology sector, virtual project management is a common buzzword. Explain the concept and discuss how can such a project be executed well. तो देखिए इसमें भी आपको कोई as if आपको न्यूज़ नहीं कवर करनी है, बट आप एक नॉर्मल न्यूज़ से अपडेटेड हो. आप आजकल हम भी न्यूज़ कवर कराते हैं. कई बार कुछ क्या बहुत ज़्यादा कम्युलेटिव न्यूज़ होगी तो हम आपको एवरी सिंगल डे करा देंगे, और नहीं कंबाइंड न्यूज़ होगी तो हम वीकेंड्स में आपको न्यूज़ शेयर करेंगे. ठीक है, सो उससे आपको ब्रीफ आइडिया होगा कि आपको कैसे लिंक करना है अपने न्यूज़ को आंसर राइटिंग में. उसको भी लिंक करने के लिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आप जो न्यूज़ पढ़े हो उसको इम्प्लीमेंट करना सीख सको. ठीक है, सो IT सेक्टर में वर्चुअल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में पूछा है, सेंटेंस के बारे में पूछा है, और कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जा सके उसको एक्सप्लेन करना है. तो देखिए कोई ऐसा न्यूज़ का पार्ट नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट ईयर 2013 का क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन द ऑर्गेनाइजेशन. बहुत ही मतलब एक ना सब पार्ट है, किसी चैप्टर के अंदर का आपके सब पार्ट है. तो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन इन द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा हुआ है, और इसमें सबसे ज़्यादा वर्क करेगा आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन है कंपलसरी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी से 1A, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2C, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर influences the division of task, grouping of activity, coordinating the activity and the overall accomplishment of task. In the light of this statement, discuss the component of organization structure. तो पहले तो आपको component पता होनी चाहिए organization और structure की, फिर जो इस statement से link कर रहे हो केवल उन्हीं को mention करना है क्वेश्चन में. ठीक है, सो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, एंड देन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जिससे आप उसको लिंक कर सको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ. तो देयर इज़ नो रोल ऑफ न्यूज़ एज़ फार अस नाउ. हम आगे देखते हैं कि कैसे न्यूज़ का रोल आता है या नहीं आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3A, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है. देखते हैं क्या है क्वेश्चन. इन टुडेज डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड इनोवेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इन व्यू ऑफ दिस, explain the role of culture in increasing organization effectiveness.
हाउ इज़ द कल्चर लिंक्ड विद द साइज, स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी, डाइवर्सिटी एंड लीडरशिप। एंड ये भी आपका एक सेंटेंस के फॉर्म में क्वेश्चन है और इसमें भी इम्पॉर्टेंस रखता है आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अब जितना आंसर राइटिंग और प्लस आप जो पेपर लिख रहे हो ना उसकी वोकैबुलरी होनी चाहिए। लाइक व्हेन यू आर राइटिंग ओटी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो ओटी की वर्ड्स रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड लिखो। एचआरएम का लिख रहे हो तो एचआरएम रिलेटेड वोकैब यूज़ करो। और यही वजह है कि आप क्लासेस को रिपीटेडली रीड करो, उनको सुनो, ताकि वो जो वर्ड्स हैं ना आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़े, बिकॉज जीएस सफिशिएंट आपकी मेहनत मांग लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3B है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। द ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ ओवरलैपिंग एंड इंटरलॉकिंग रूल सेट्स. These rule sets would normally transit the boundaries of the classical concept of organization. In the view of this statement, examine the important strategies that can be used to manage intergroup conflict effectively. How does this dynamic provide theoretical foundation for the need of today's interfunctional team? तो कि यार आप बेसिक न्यूज़ से अपडेटेड रहोगे, जो कि प्रोबेबली आप हेयर कर लेते होगे एनीवेयर इन एल, और स्पेसिफिकली आपको कॉमर्स के लिए कवर करने की ज़रूरत नहीं है। और जितनी भी ऐसी कॉमर्स से रिलेटेड होगी ना उसको हम आपको शेयर कर देंगे। आप उससे बस वेबसाइट से जुड़े रहो, वहाँ पे द न्यूज़ करके आप पब्लिश होता है एंड यू जस्ट गेट योर सेल्फ अपडेटेड देयर। ओके, तो ये भी देखिए एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको बोला है कि आपने इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी को एग्जामिन करना है। ठीक है, सो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का रोल हो जाता है। मेरे ख्याल से जितना स्टूडेंट न्यूज़ के पीछे भागता है उतना वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3C फॉर द 10 मार्क्स। व्हाट इज एजेंसी प्रॉब्लम? डू यू फाइंड एनी सच प्रॉब्लम इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू सॉल्व सच प्रॉब्लम? तो वही एक टर्म क्लियर होना चाहिए कि क्या है ये टर्म, और प्लस उसको लिंक करना है आपको इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के। तो आप बेसिक अगर न्यूज़ से अपडेटेड हैं, वॉट एवर यू आर रीडिंग विद द हिंदू है या कोई भी न्यूज़पेपर आप रीड कर रहे हैं, और प्लस जो न्यूज़ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं रेगुलरली, उसको बस एकदम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से एज अ फन, मेक द लर्निंग ईजी, रिलैक्सिंग। ठीक है, उसको अगर जितना ज़्यादा हेडेक लोगे ना उतना डिफ़िकल्टी होगा। बस उस न्यूज़ को जब भी शेयर किया जाए आप उसको अपडेट कर लो, और एक बार कोशिश करो कि जब आपका मंथ एंड आ रहा है उसको एक बार और रीड कर लो, या विद इन 24 आवर्स में फर्स्ट रीडिंग एंड देन मंथ एंड में एक बार रीड कर लो। वो माइंड में आपके फ्रेम कर जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आंसर राइटिंग, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है, तो आपको इसलिए मैं क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ कि आप अपना डिसीजन न मेरे कहने पे लो, न किसी रैंकर के कहने पे लो, न किसी और किसी के कहने पे लो, आप अपना डिसीजन खुद लो, बिकॉज आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो। और आप जब ग्राउंड लेवल पे वर्क करोगे यू हैव टू टेक, अभी भी जो पढ़ाई कर रहे हो अपना ही डिसीजन है। ऐसा नहीं है कि 4 लोग ने बोला और पढ़ने बैठे, कहीं ना कहीं उनके बोलने के बाद आपके माइंड में क्लिक किया, आपने उस पर सोचा क्या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे इतना हार्डवर्क लगेगा, मुझे इतना टाइम लगेगा, मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे XYZ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, इतना मेहनत है, बट वो डिग्निटी अलग है। तो अंत में डिसीजन किसका? आपका। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी कैसे फ्रेम करनी है, राइट? ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 3C इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन नंबर 4B, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। ये पॉसिबल नहीं है मर्ली बाय लुकिंग एट द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। द डिटरमाइनिंग फैक्टर इज how much of the decision making is retained at the top and how much is delegated to the lower level. Examine this keeping in mind that team oriented organization have emerged in recent years. तो बस आपको इस सेंटेंस के बेसिस में आपको एक्सप्लेन करना, कोई एक्स्ट्रा न्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। यस, ओटी की लैंग्वेज में मैं बार बार बोल रही हूँ, ओटी के वर्ड्स यूज़ करेंगे और वो तभी यूज़ करेंगे जब आपने मल्टीपल टाइम्स, अगर आपने क्लासेस ज्वाइन की तो मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज़ करें, वहाँ से वीडियोस को नंबर ऑफ़ टाइम रिवीजन लें, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या वॉट एवर थिंग्स यू आर डूइंग, आप उस बुक को भी कम से कम 4 to 5 टाइम्स मिनिमम रिवाइज करो। ठीक है, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज द मैंडेटरी थिंग दैट यू शुड अप्लाई इट, राइट? नेक्स्ट 2014 का हम पेपर देखते हैं। 2014 में क्वेश्चन नंबर 1 है, कंपलसरी क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है कि साइबरनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम थ्योरी। अब जाके ये न्यूज़ का पार्ट आया है, बट आपको ये मैं बता दूँ ये न्यूज़ में आया था उस वक्त, बट ये टर्म ऑलरेडी ओटी में पहले से इंक्लूडेड था बाय द रिसर्चर्स। ठीक है, न्यूज़ की वजह से आपके एग्ज़ाम में आ गया, बट एक क्वेश्चन के लिए आपको अब ये स्मार्ट प्लानिंग करनी है कि आपको किस जगह पे कितनी एनर्जी पुट करनी है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1C 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिशनेट ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल आपके सिलेबस का पार्ट है एंड दिस नथिंग न्यू विद दिस फिशनेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1D 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रॉब्लम्स इन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है, कहीं बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं है, स्ट्रेट अवे डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो तीनों आपके कंपलसरी क्वेश्चन, तो अभी आप देख लो मैं 2011, 12, 13, 14 में आ गए और अब तक सिर्फ एक क्वेश्चन है जो न्यूज़ के बेसिस पे था, बट वो भी मैंने बोला रिसर्चर्स ने, फिलोसफर्स ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था पास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2A 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेट्स सी। ऑर्गेनाइजेशन इज द ह्यूमन ग्रुप डेलिबरेटली एंड कॉन्शियसली क्रिएटेड फॉर द अटेनमेंट ऑफ सर्टेन गोल्स with rational coordination of closely relevant activities. In the light of this statement, discuss the distinguished feature of organization. मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं, सारे फीचर्स भर भर के दे देते, कहते हैं आज तो सारा आंसर इसी क्वेश्चन में लिख लेना है। ये गलती नहीं करनी, दैट्स वाई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस स्टेटमेंट से जो आपके फीचर्स लिंक करें केवल उतने मेंशन करना है। तो बस वही है, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आनी चाहिए और प्लस आपने जो ऑथर्स एंड स्कॉलर्स की डिफिनीशंस को डिस्कस करते हैं उसको ध्यान से सुनना है और कैसे उसको एक्सप्रेस करना है वो आपको वहाँ पे समझना है, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2C, व्हाट इज़ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, डू यू विजुअलाइज इट इन इंडियन सिनेरियो, एग्जामिन इट्स मेरिट्स एंड लिमिटेशन। तो देखिए वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन आपके सिलेबस का पार्ट है, इट्स नॉट अ न्यूज़ थिंग। एंड देन इंडियन सिनेरियो में देख रहे हो कि नहीं, ये तो अगर आप बेसिक भी न्यूज़पेपर फॉलो अप कर रहे हो, अगर रेगुलरली PIB वगैरह फॉलो कर रहे हो, RSTV पढ़ सुन रहे हो, तो यू आर अपडेटेड विद दिस। मेरिट्स एंड लिमिटेशन इज अ स्टैटिक पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3B 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेंटेंस है, स्टेटमेंट है। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट एंड इट्स स्ट्रक्चरल डिजाइन। मेक अ एनालिसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट एंड इन द लाइट ऑफ दिस सेम सजेस्ट स्टेप्स टू डिज़ाइन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई आपको बेसिक कुछ टर्म्स की मीनिंग क्लियर होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन क्या होता है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन क्या होता है, और बस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड ऑथर्स एंड स्कॉलर्स की डिफिनीशंस को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं उनको समझना है। भाई इसलिए तो मैंने सिलेबस में मैं कोशिश करती हूँ कि मिनिमम 3 से 4 डिफिनीशन से मैक्सिमम 12-13 डिफिनीशंस दे देती हूँ। क्यों कि आप वहाँ पे अंडरस्टैंड करने की प्रैक्टिस कर लो, फिर आंसर राइटिंग तो करनी ही है, तो जब आंसर राइटिंग करोगे तो आधा काम आपको वैसे ही कंप्लीट हो जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4B 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स रिफर्स टू इंटेंशनल बिहेवियर दैट आर डिजाइन टू एनहेंस और प्रोटेक्ट अ पर्सन्स इन्फ्लुएंस एंड सेल्फ इंटरेस्ट। एनालाइज दिस स्टेटमेंट एंड डिस्कस द रीजंस contributing the political behavior and the way out to avoid the organizational politics। यानी एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन इन्होंने फ्रेम कर दिया, सो तीनों क्वेश्चन को सेपरेटली डील करेंगे। इट्स योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पार्ट एंड रीड एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4C 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एम्फसाइजेस बिल्डिंग एंड एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एंड रिवॉर्ड्स मोर देन पनिशमेंट्स। इट एम्फसाइजेस इंडिविजुअल वाइटलिटी एंड ग्रोथ लेस टू डेट। यानी आपको ये स्टेटमेंट है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आपने 2014 तक के क्वेश्चन देख लिए और कोई भी क्वेश्चन अभी तक आपने ये नहीं लिंक किया कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को कर लिया तो आप कर ले जाओगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, स्मार्ट स्ट्रैटेजी खुद को समझते हैं और वो करते क्या है, प्रीवियस ईयर के पेपर को आंसर को याद करते हैं, टाइम देते हैं उसको याद करने के लिए। प्लीज़ नेवर डू दैट, दैट्स नॉट फॉर द पर्पस। प्रीवियस ईयर पेपर के आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं उसका आइडिया होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और प्लस उस बेसिस पे आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इट। नेक्स्ट 2015 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A कंपलसरी क्वेश्चन है, बैलेंस स्कोर कार्ड सिलेबस का पार्ट है, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2A 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पे क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इज डायरेक्टली लिंक्ड विद डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव्स। आइडेंटिफाई द इशूज़ इन्वॉल्व एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। अगर आप गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह से अपडेटेड हैं, न्यूज़पेपर को रेगुलरली नॉर्मली पढ़ रहे हैं, तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट द रोल इज एन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ओके। क्वेश्चन नंबर 2B, since liberalization there has been a continuous pressure on the functioning of regulatory agencies with monitor Indian business organization. Evaluate this statement and suggest remedial measure to enhance their effectiveness. तो
यहाँ पे रेगुलेटरी एजेंसी को लिंक किया गया ऑर्गेनाइजेशन से, तो कई बार हम इसको ओटी का भी पार्ट लेते हैं और कई बार हम इसको इंडस्ट्रियल रिलेशंस का भी पार्ट ले सकते हैं। तो आप जब इसको आंसर करेंगे तो यू कैन कंबाइन बोथ द कॉन्सेप्ट, बिकॉज हमें ये देखना है कि मेजॉरिटी किस पे फोकस किया गया है, ठीक है। बिकॉज ये पार्ट ए में है और पार्ट ए के सिलेबस में आपका ओटी है ना, आईआर तो आपका पार्ट बी का पार्ट है। तो आप इवेल्युएट अगर ऐसे करना है तो देखिए मेजॉरिटी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिंस लिबरलाइजेशन देयर इज अ कॉन्टिन्यूस प्रेशर ऑन द फंक्शनिंग ऑफ रेगुलेटरी एजेंसीज विच मॉनिटर इंडियन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा माइनर कॉन्सेप्ट है, रेगुलेटरी एजेंसीज पे मेजॉरिटी फोकस किया, इवेल्युएट दिस स्टेटमेंट, ठीक है, एंड सजेस्ट द रेमेडियल मेजर्स टू एनहेंस देयर इफेक्टिवनेस। तो ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस को कैसे इंप्रूव करना है इस पर डिस्कस करना है, क्योंकि ये ए का सिलेबस है, ए का पार्ट है, तो आपने ओटी के रिस्पॉन्ड में आंसर करना है। ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ आपको वैसे टर्म्स यूज़ करने, लाइक अगर आईआर का क्वेश्चन होगा तो आपको एक्ट्स की भाषा में बात करनी चाहिए, आपको आईआर के वो जो है वो कैब यूज़ करनी है, अदरवाइज ओटी है तो आपको ओटी के ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2C, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय एम्पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सजेस्ट स्टेप टू फोस्टर एन एम्पावरमेंट। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3A, 20 मार्क्स क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हेनरी मिन्सबर्ग, देयर इज अ स्पेलिंग एरर, so according to Henry Mintzberg, how does the power dynamics between various part of the organization result in different structural form of organization? What are these structural forms and how they affect the organizational effectively? यानी 20 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन बना लिए, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, ठीक है। और ये ऑप्शनल का है, अगर कोई आपको थ्योरी नहीं आती तो आप इसको स्किप कर सकते हो, बट मैं जनरली स्टूडेंट को सजेस्ट करती हूँ कि थ्योरी को कोशिश करो 1-2 बार अंडरस्टैंड करने की, और उसको क्योंकि थ्योरी के साथ बेस्ट पार्ट क्या है ना, अंडरस्टैंड कर लिया और उसको 2-3 बार रीड कर लिया ना तो वो माइंड में सेट हो जाएगी। रिविजन नहीं भी करोगे तो वो सेट हो जाएगी, इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि थोड़ा सा कोशिश करना है थ्योरीज की ओर, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्पल टाइम नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3B, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज अ लॉन्ग टर्म फिनोमेना that decides the success or the failure of the mission vision of the organization and ultimately its survival in the current global scenario. Explain this statement and also identify the cultural problems of modern business organization. इन सब केसेस में क्या करते हैं ना, आपको कई बार तो क्वेश्चन रीड ही नहीं गलत करते हो, एक ही सांस में सारे क्वेश्चन को रीड कर लेते हो, आपको उसको स्प्लिट अप करके रीड करना है, तब आपको पता पड़ेगा कि एक क्वेश्चन के अंदर इन्होंने कितने क्वेश्चन पूछ लिया, और उस हिसाब से आप आंसर राइटिंग प्लान कर सकते हो, बिकॉज टाइम बहुत ही कांस्टेंट रहता है आपके एग्जामिनेशन हॉल में, और उसकी प्रैक्टिस करनी है आंसर राइटिंग एग्जाम्स में, ठीक है। सो आपका स्टेटमेंट के फॉर्म में डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, एक मतलब आपने नैरेटिव वे में आंसर्स देना है, दैट्स इट, देयर इज़ नो नीड ऑफ द न्यूज़, राइट। क्वेश्चन नंबर 3C, ऑप्शनल क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का, इन पोस्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट लाइक line and staff function irrelevant, ठीक है। Do you think so? Give argument in support of your answer, मतलब अगर आप irrelevant मानते हो तो उसके सपोर्ट में आंसर करो, नहीं मानते हो तो उसके सपोर्ट में आंसर करो। तो इसमें आपको मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेडिशनल टाइम में कैसी थी वो अंडरस्टैंड करना, एक बेसिक कॉन्सेप्ट रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है एक तरीके से। नेक्स्ट है 2016 का पेपर, ठीक है। 2016 में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी क्वेश्चन है, ठीक है। कंपलसरी क्वेश्चन में जो स्ट्रेट अवे टर्म पूछे, एक्सप्लेन द रिचुअलिज्म, ठीक है। 1B ऑल्सो अ कंपलसरी क्वेश्चन, एक्सप्लेन स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, ठीक है। एंड 1E इज ऑल्सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन लाइक इथनोसेंट्रिज्म, यस। अब क्वेश्चन नंबर जो 1E है वो उस समय न्यूज़ का पार्ट था, एंड दैट्स ऑल्सो, ये जो टर्म है ऑलरेडी स्कॉलर्स ने एक्सप्लेन किया हुआ था पास्ट में, बट न्यूज़ की वजह से आपके एग्जाम में है, राइट। बट ये टर्म ऑलरेडी एक्सप्लेन है और ऑलरेडी कई कोर्सेज इन सिलेबस का पार्ट रह चुके हैं, ठीक है। सो अब तक आप देख सकते हैं कि न्यूज़ का कितना वेटेज आ रहा है और किसके पीछे आप कितनी एनर्जी लगा रहे हो और किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। यू हैव टू प्लान नाउ, और सारी प्लानिंग आपको करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2A, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशंस आर कलेक्टिविटीज ऑफ पीपल दैट हैव been established for the pursuit of relatively specific objective on a more or less continuous basis. Elucidate the implications of this statement. तो बस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2B, आप देखिए मैक्सिमम आपके स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 का पार्ट है ना, और क्वेश्चन नंबर 1 में
डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाइज, आप अगर अभी नोटिस कर रहे हो तो, ठीक है। तो 2B देखते हैं, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। द क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ranges from human relation as a tool for cyclical puppeteering of people to the human relations no more than a trifling body of empirical descriptive information. Throw light on this statement. तो ये जिन्होंने ऑथर्स की डिफिनीशंस को ध्यान से समझा होगा, दे कैन इजली आंसर दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2C। देखिए कई बार ऐसे कुछ स्टेटमेंट स्टूडेंट को सफ़र भी कराते हैं, क्योंकि हर बच्चा नहीं उसको डील कर पाता है, तो एनर्जी नहीं वेस्ट करना, क्योंकि इसीलिए मैं बोलती हूँ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर लो कि वो जो एग्ज़ाम हॉल में जो डिसीजन मेकिंग है ना वो भी आपकी फास्ट हो जाए, कि भाई इसमें आपको अगर तुरंत आइडिया जनरेट हो रहा है तो सबसे पहले मैं आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो भी मैं समझाऊंगी हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है, कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है आंसर राइटिंग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2C 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट वर्क्स both as a promoting and a restricting force in business operation. Explain this statement. देखिए फिर से स्टेटमेंट बोला और उसको एक्सप्लेन करने की बात कर दी, ठीक है। टर्म्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है, अदरवाइज क्या है ना, आप टर्म्स क्लियर हो गए तो उसकी मदद से भी कई बार स्टेटमेंट अगर आपको कॉन्फिडेंट मतलब लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम करे तो आप टर्म्स के बेसिस पे स्टार्टअप दे सकते हो। नेक्स्ट है 3A क्वेश्चन, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। Informal organization is determinant to the interest of formal organization and therefore it is an evil to the nipped in the bud itself. Comment on this statement and explain how the manager should handle the informal organization. अब इस केस में क्या होता है ना, कई बार कुछ ऐसे nipped in the bud itself ऐसे narrative words आपके आ जाते हैं तो आप लोग लिख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। इस केस में क्या है, स्टेटमेंट को थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में एक्सप्लेन करो और सीधे सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर में आ जाओ। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सॉल्यूशन का, ये लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है, तो क्वेश्चन इसमें 2 पार्ट का 10-10 मार्क्स का, तो अब सेकेंड पार्ट पे मेजॉरिटी फोकस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 3B 20 मार्क्स का। द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर लाइक 2-edged swords, 2 धारी तलवार, ठीक है। सो व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, अगेन डायरेक्ट आपका स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के बाद, इसलिए ऑथर की डिफिनीशन इसलिए कराती हूँ मैं कि हर ऑथर की डिफिनीशन को समझो, वो याद कराने के लिए नहीं कराती हूँ। वो ये देखिए, आप देखो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये सारे मेन जो क्वेश्चन है आपके सारे नैरेटिव स्टेटमेंट फॉर्म में है, और फिर इसके बाद फीचर्स बता दो, आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं बता दो, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, एडवांटेज बता दो, डिसएडवांटेज बता दो, ये लिंक कर दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3C 10 मार्क्स। हाउ पावर डिफर फ्रॉम अथॉरिटी, डिस्कस द सोर्स ऑफ पावर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सोर्स आपको अथॉरिटी पता होना चाहिए क्या होता है, पावर क्या होता है ये पता होना चाहिए, और सोर्सेज ऑफ पावर क्या होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 पहला क्वेश्चन 1B कंपल्सरी क्वेश्चन है आपका। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, स्ट्रेट अवे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1C डायरेक्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एम्पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1E एक्सप्लेन साइक्लिकल पपेटरिंग ऑफ पीपल, ठीक है। सो ये एक ऑथर की डिफिनीशन थी, एक रिसर्चर की डिफिनीशन थी, उसमें से ये वर्ड ले लिएगा और उसको बोल दिएगा एक्सप्लेन करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2A 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। द क्रिटिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी आर ऑफ द व्यू दैट मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ लाइक ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, मतलब पुराने ख्यालात बस नए तरीके से प्रेजेंट किया है। अब आप स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो, ये तभी कर पाओगे जब आपने ओल्ड थ्योरी भी पढ़ी होगी और मॉडर्न थ्योरी भी पढ़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 2B ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट डिसाइड द सक्सेस और फेलियर ऑफ एन एंटरप्राइज। डू यू एग्री, आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो एग्री हो नहीं हो जो भी है उस तरीके से आंसर देना। भाई आंसर राइटिंग के जो वेज और जो कैसे करना है वो सारी चीज़ें हम सेपरेटली या इन बिटवीन द क्लासेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2C 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एम्फोसाइजेज वाइटलिटी एंड ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इल्यूसिडेट। तो आपको क्या करना है, इसमें स्ट्रेट वाली वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन पे एम्फोसाइज किया, तो आपको पता होना चाहिए वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या, तो आपके सिलेबस का पार्ट है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। उसके बेसिस पे आपको स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4A एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, गिव सजेशंस फॉर मेकिंग इट मोर इफेक्टिव, ठीक है। तो आप स्टूडेंट बोलेंगे कि मैम ये तो प्रीवियस ईयर का रिपीट हुआ, तो सेम चीज़ नहीं रिपीट हुई है,
कॉन्सेप्ट तो सारे कवर करके जाओ। आप 11-12 में थोड़े नहीं हो कि ये बुक उठाई, ये ग्रेजुएशन में येलो पेपर वाली बुक ले ली, पढ़ा और एग्ज़ाम दे दिया। जस्ट टॉप रैंक चाहिए। सपने को जब साकार करना है ना, शॉर्टकट मत मारो। आई रिक्वेस्ट टू एटलीस्ट ऑप्शनल के लिए, क्योंकि ऑप्शनल आपको टॉप रैंक दे सकता है और ऑप्शनल ये है आपको रोक सकता है, ठीक है। सो डू देयर इज़ अ नो शॉर्टकट फॉर द हार्ड वर्क, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4B, एक्सप्लेन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस which must be taken into account by the management in framing its policy। तो आप अगर कोई पॉलिसी बना रहे तो इस सब्जेक्टिव आंसर आप इसको डायरेक्ट दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4C, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, लाइन एंड स्टाफ फंक्शन इन अ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर इररिलेवेंट, डू यू एग्री? कमेंट। आपको अपने ओपिनियन देने, तो उसके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए लाइन स्टाफ के फंक्शंस वगैरह क्या हैं, कैसे काम करते हैं, क्या है लाइन स्टाफ फंक्शंस, ठीक है। तो आपको चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इस स्टेटमेंट को भी एक्सप्लेन करोगे। तो अगर आप तक अभी तक आपने देखा 2017 तक न्यूज़ इज़ वेरी लेस, प्रीवियस ईयर्स के डायरेक्ट क्वेश्चन वेरी लेस, प्रीवियस ईयर के टॉपिक भी वेरी लेस, आइडिया लेना है आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं और उस हिसाब से बीच बीच में खुद को चेक करने के लिए बार बार देखना है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहीं मैं डायरेक्शन से इधर उधर तो नहीं हो रही, राइट। सो प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंस समझो, लेके आ रही हो और डिसीजन खुद करो, ठीक है। व्हाट अदर्स आर सेइंग, बिकॉज यू डोंट नो उनको किसने सपोर्ट किया प्रिपरेशन पे, यू डोंट नो उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, उन्होंने कब से प्रिपरेशन की, उन्होंने कितने साल प्रिपरेशन की, सब क्या है ना, स्टार्टिंग वो जो हाईलाइटेड रील है ना आपके सामने वो ही आती है। तो डू नॉट गो फॉर दैट हाईलाइटेड रील, यूज़ योर ब्रेन। ऑफिसर बन रहे हो, कंट्री संभालोगे, ठीक है। सो यू हैव टू एनालाइज बाय योर सेल्फ। सो लेट्स सी द 2018 पेपर। क्वेश्चन नंबर 1A कंपलसरी क्वेश्चन है, बेंचमार्किंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्वियसली सिलेबस का पार्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1B कंपलसरी क्वेश्चन, एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशनल री इंजीनियरिंग, ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1E एक्सप्लेन रेड टेपिज्म। देखिए रेड टेपिज्म भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आप सिलेबस को ठीक से फॉलो कर रहे होंगे ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बट रेड टेपिज्म उस समय न्यूज़ का भी पार्ट बना था, तो बहुत लोगों ने ये बोला कि न्यूज़ की वजह से इसमें आया है, वी कैन से दैट, बट ये ऑलरेडी आपके सिलेबस का पार्ट है। तो आपने अगर सिलेबस ही ढंग से कवर किया है तो न्यूज़ में क्या चल रहा है आप उसको कोलिंग करके अप्लाई कर सकते हो। नहीं आपको सेपरेटली टाइम निकालने की कैंपल और इतना परेशान खुद को करने की नहीं। टैक्सेशन में ज़रूरत होती है तो बजट के टाइम अपने उसको कवर करेंगे, दैट सेपरेट। ओटी में ज़रूरत नहीं है, आप ओटी को देखो तो ओटी में ज़रूरत नहीं है। और मेरे कहने पे मत जाओ, मैं एनालाइज करा रही हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर खुद देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2A ऑप्शनल क्वेश्चन है, हाउ डज अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इम्पैक्ट डू दीज डिफरेंसेस हैव ऑन द वे पीपल आर मैनेज्ड। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन आपके सिलेबस का पार्ट है और ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन उसको अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन यू कैन राइट दीज आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2B 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, द पॉलिटिकल पावर गेम इज़ वेरी रियल इन द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। Also explain its postulates of power in organization that help focus on the political realities। तो 2 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहले मैं आपको स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने, तो पॉलिटिकल क्या होता है, उसके वर्ड्स, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, 2-3 बार रिवीजन दिया होगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो वोकैबलरी बन जाएगी। आंसर राइटिंग और बार बार रीडिंग या बार बार जो आप वीडियो को बोलती हो सुनो, उससे आपकी वोकैबलरी स्ट्रांग होती है। तो रिवीजन में कहीं इन वेरी रेयर केस आप नहीं कर पाते हो तो ये जो सुना है ना आपने वो आप इम्प्लीमेंट कर ले जाओगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3A, there are a number of misconceptions that people have about the glass ceiling, what are some of these, also what can an organization do to help break the glass ceiling। तो ग्लास सीलिंग वर्ड से काफ़ी स्टूडेंट उस समय कॉन्ट्रोडिक्ट में आ गए थे कि क्या है ये। तो ये एक ऑथर की, एक रिसर्चर की डिफिनीशन थी, उस नैरेटिव वर्ड को लिया गया और उससे क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, पहला बात। और दूसरा, इन केस में अगर आप ऑथर्स के डिफिनीशन को नहीं कवर किए किसी भी XYZ रीज़न से, क्योंकि आप इतने सारे ऑथर्स हैं सबकी डिफिनीशन तो नहीं कवर कर सकते, तो उस केस में आप हिंदी नरेशंस में पढ़ लेंगे तो उसकी मीनिंग क्या है। एंड ये ऑप्शनल क्वेश्चन है एंड इफ़ इट्स यू डोंट नो जस्ट स्किप इट आउट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4C ऑप्शनल क्वेश्चन, एग्जामिन द एट्रीब्यूट यानी फीचर्स ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो असेस देयर इम्प्लीकेशन इन द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन पहले भी पूछा गया है लेकिन अदर क्वेश्चन था, क्वेश्चन सेम नहीं था। और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन आपका ब्रॉड सिलेबस का पार्ट है, तो अगर आपने ढंग से पढ़ा है, सिलेबस को कवर किया है, तो आप इसको न्यूज़ से लिंक नहीं करोगे, ठीक है, या प्रीवियस ईयर पेपर में आया था इसलिए आया है उससे भी लिंक नहीं करोगे, ठीक है। लास्ट ईयर द 2019 ईयर
previous year paper. Question number 1A, compulsory question. Explain goal succession, direct question. 1B, compulsory question. Explain span of management, डायरेक्ट क्वेश्चन है. यानी कि थ्योरीज जो आप पढ़ रहे हो ना, उसमें भी जो सब पार्ट्स दिए होते हैं उसको ध्यान से समझो. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वहाँ से उठा लिया गया, ठीक है. और जो फीचर्स पढ़ते हो तो कुछ आप फीचर्स की हेडिंग्स है ना, उस हेडिंग्स की भी पर्टिकुलर मीनिंग को बहुत ध्यान से समझो, समझ के रखो और उसको 2-3 बार रीड करो ताकि वोकेबलरी ओटी की स्ट्रॉन्ग हो जाए. ओटी के एग्जाम में एचआरएम के वर्ड्स नहीं यूज़ करो, आईआर के वर्ड्स नहीं यूज़ करो, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 2A, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड रैशनली ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. व्हाट आर द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, तो 2 पार्ट का क्वेश्चन है आपका और डिसेंट्रलाइजेशन सिलेबस का पार्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2B, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन. द लाइन मैनेजर ओरिएंटेशन डिफर कंसिडरेबली फ्रॉम दैट ऑफ द एक्सपोर्ट एडवर्टाइजर्स. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. तो आपको ओरिएंटेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए, यानी लिंक कर दिया आपका, है ना, सिलेबस. लाइन मैनेजर्स को यहाँ पे मेनली फोकस किया गया और एक्सपोर्ट एडवर्टाइजर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2C, यानी इसमें टर्म्स आपको क्लियर हो, स्टेटमेंट में आपको टर्म्स क्लियर हो तो आप आंसर लिख सकते हो. 2C, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी. एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, डायरेक्ट क्वेश्चन. देखिए, आपको न्यू क्लासिकल थ्योरी आपने सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, तो आप फीचर ऑटोमेटिक फ्रेम कर लोगे अगर आपने फीचर नहीं पढ़ा है तो, ठीक है. वैसे ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी आपने पढ़ी भी होगी तो आपने ऑटोमेटिकली आपके क्रिएट कर लोगे कि इम्प्लीकेशंस क्या हो सकता है उसके थ्योरीज़ के, है ना. तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में ये सारी चीज़ें आपकी इंप्रूव हो जाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन 3A, ऑप्शनल क्वेश्चन है. देयर इज़ अ नीड फॉर इंटीग्रेटिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस. एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट. ठीक है, तो स्ट्रेट आपको परफॉर्मेंस क्या होता है, इफेक्टिव परफॉर्मेंस क्या होता है और गोल्स के चैप्टर का पार्ट है. जस्ट इंटरलिंक द टॉपिक एंड जस्ट अगर नहीं भी पढ़ा है ना तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, इतना इजी स्टेटमेंट है. नेक्स्ट 4A, द लास्ट क्वेश्चन, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है. ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हैज़ टू बी मैनेज्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल डायमेंशन. एलोबरेट दिस स्टेटमेंट. What precautions should be taken in a democratic setup to make a change acceptable to the personal. तो आप सारे अगर आपने एनालिसिस को चेक किया ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में तो आपने क्या, मैं कंक्लूड करना चाहूँगी, हमने 2011 से लेकर 2019 तक के पेपर को किया है अभी तक. तो एक आपके डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट टर्म्स, डायरेक्ट टर्मिनोलॉजीज़ है, उन पे आप फोकस करेंगे, उन टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे. इन केस एग्जाम से पहले आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा है तो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी को ज़रूर से ज़रूर 2-3 बार रिवाइज करेंगे. भले आप उसके फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को एक बार स्किप भी कर जाएँ, बट टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे. जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको बार बार बताती हूँ कि आपके जो फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, पर्पस हैं, इन सब के भी अंदर की एक ब्रॉड हेड और उसके अंदर की चीज़ों को अंडरस्टैंड करके रखना है. कई बार उस वर्ड्स पे आपके सेंटेंस बन सकते हैं, ठीक है. तो वो अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया ना तो अगर रिवीजन नहीं भी करोगे तो वो आपके एग्जाम हॉल में याद आ जाएगा. तो उसके लिए कोई आपको ज़्यादा पेन नहीं लेने की ज़रूरत है, ठीक है. और रिवीजन के लिए नोट्स कैसे बनाने मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि बार बार आप रिवीजन के लिए नोट्स बनाया करो क्योंकि टाइम बहुत कम होता है. ऑप्शनल आपको भले टॉप की रैंक दे दें बट आपको साइमल्टेनियसली सारे पेपर पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है और स्पेशली जो होता है आपका न्यूज़, जो करंट अफेयर्स है, जिसके लिए आपको एवरी सिंगल डे प्रिपेयर करना होता है, ठीक है. और थर्ड जो कंक्लूडेड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि डायरेक्ट टर्म्स एंड दूसरा आपको जो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, फीचर्स वगैरह के भी इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरस्टैंड कर लेना है, कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड कर लेना है. एंड द थर्ड थिंग इज़ आपके जो आपने देखा प्रीवियस ईयर पेपर से कि स्टेटमेंट आ रहा है आपके. क्वेश्चन नंबर 1 में डायरेक्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में रिलेशनशिप है स्टेटमेंट्स का और डायरेक्ट क्वेश्चन या डायरेक्ट टर्म्स की मदद से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं. और न्यूज़ इज़ वेरी रेयर व्हेन वी कैन से इन द केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी. ये मैंने कंक्लूजन निकाला है. आपको कुछ और लगता है तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे. मेरा ये मानना था जो कि मैंने आपको एनालिसिस करा दिया है. यू आर वेरी स्मार्ट पीपल, यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस. आप कंट्री को रन करोगे और आपके इंडिविजुअल डिसीजंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डू नॉट लिसन अदर्स, डू नॉट लिसन इवन मी, लिसन योर सेल्फ. टेक योर ओन स्मार्ट डिसीजन. अदरवाइज कोई आपको सपोर्टिव हेल्प चाहिए तो आई एम देयर, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी. अगर आप कहीं डिलेमा में हो, इन बिटवीन द 2 डिलेमास, जस्ट कम टू मी एंड टॉक टू मी. बट डिसीजन एट एंड यू हैव टू मेक इट.
एंड यू हैव टू एश्योर कि तुम जिस दिशा में जा रहे हो ना वो परफेक्ट है, और उसी दिशा में, ये नहीं कि 4 दिन बाद या 1 महीने बाद आपके दोस्त ने कुछ और बोल दिया। और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जो रैंकर्स आपके सामने आते हैं, आप कई बार ये सोचा है कि एक ही रैंकर इतने सारे कोचिंग सेंटर में जाके इंटरव्यू देते हैं, डू यू थिंक प्रैक्टिकल कि वो सारी जगह से पढ़े होंगे? नो, दे आर जस्ट शोइंग द हाईलाइटेड रील्स, एंड यू हैव टू गो थ्रू नॉट ओनली द रील्स दैट इज़ हाईलाइटेड, जो बैक पेन है, बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू विच ईच एंड एवरी थिंग। आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है इन ऑल द डायरेक्शन, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी। रेस में दौड़ लगाना ठीक है, बट डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। दौड़ते चले जाओ और पता नहीं है कि रेस कहाँ पे जा रही है और एंड फिनिश पॉइंट क्या है, तो वो रेस किसी काम की नहीं है, ठीक है। सो यू नीड अ राइट मेंटरशिप, यू हैव टू टेक अ राइट डिसीजन। सो एवरीथिंग इज स्टार्ट विथ यू एंड एंड यू। सो कीप वर्किंग हार्ड, और अगर कोई डाउट, कोई डिलेमा आता है, इन केस यू फाइंड योर सेल्फ इन बिटवीन द डिसीजन मेकिंग, यू कैन जस्ट अप्रोच मी, ठीक है। तो वर्क हार्ड and stay connected. See you in the next session with the next topic.